हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग अपने कॉम्पोजिशन स्कीम के एक तरह से कह सकते हैं अब न्यूमेरिकल पोर्शन बचा है, क्यों ना हम उन सारे क्वेश्चंस को एंड कर दें। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है इस न्यूमेरिकल पोर्शन में। पहले तो एक दो पॉइंट जो अभी तक हमने शायद उतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं किए थे, वो इंपॉर्टेंट नोट की तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर ऑफ अ स्टेट की बात होती है कंपोजिशन स्कीम में, जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं 1,50,00,000 और 75 लाख, तो उस केस में हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का देखते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगा या नहीं ये देखने के लिए, तो उस एग्रीगेट टर्नओवर और दूसरा करंट ईयर का टर्नओवर ऑफ अ स्टेट जब हम देखते हैं, तो इन दोनों केसेस में हम इंटरेस्ट पोर्शन जो कि 100% एग्जेम्प्ट है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ना तो एग्रीगेट टर्नओवर में और ना तो टर्नओवर ऑफ स्टेट और यूटी। क्या कहता है, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ, कैसे, डिपॉजिट्स अगर आप रखते हैं, कहीं लोन रखते हैं, एडवांस देते हैं या लोन देते हैं, एडवांस देते हैं, और उसका रिमनरेशन आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट के तौर पर मिलता है, शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यू डिटरमाइनिंग विद रिलेशन टू योर टर्नओवर इन स्टेट और एग्रीगेट टर्नओवर, नीचे लिख दिया है। तो इन दोनों केसेस में आपको वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करना है। अगर ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट आपको मिला है कहीं डिपॉजिट रखने से, किसी को लोन या एडवांस से, तो उसको आप एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर का पार्ट नहीं मानेंगे। बात खत्म, इतना ही मुझे इसमें आपको बताना था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करते हैं, जरा ढंग से देखें। और ये इसके पीछे पूरा पूरा एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया गया है 1 अगस्त 2019 को। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है, राम एंड कंपनी बीइंग अ ट्रेडर ऑफ सेलफोन रजिस्टर्ड। अब मैं ये उम्मीद करके बैठ रहा हूं और स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर बाय हैविंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट ऑल ऑफ यू हैव डन ईच एंड एवरी कंसेप्ट केयरफुली। आपने सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर रखा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को चल रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सारे क्वेश्चन दन दन आते हुए सॉल्व होंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक है सर। Ram and Company being a trader of cell phone registered under GST in the state of Tamil Nadu and furnish you the following details. To preceding financial year, तो पिछले साल का अगर हमें डिटेल दिया जाता है तो इट मींस द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टू डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, क्योंकि हमको तो कहता है कि क्या इस साल वो, क्या करंट ईयर में वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। तो करंट ईयर में कोई बंदा कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए ये देखना पड़ता है कि प्रीसीडिंग ईयर में उसका टर्नओवर कितना था, यानी 1.5 करोड़ और 75 लाख स्पेसिफाइड स्टेट्स में, हाँ या ना, ये देखना पड़ता है। तो हमें ना कहता है कि चलो हमें ये तो करंट ईयर में हम कंपोजिशन ले सकते हैं या नहीं। तो फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया वी हैव टू गो टू प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रीसीडिंग ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, तो एग्रीगेट टर्नओवर हमें तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है मालूम है? इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ओके, तो हम लोगों ने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हम लोग टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट सारी चीजें ले लेते हैं, आरसीएम बेसिस का नहीं लेते अमाउंट और टर्नओवर में, और साथ ही साथ हम लोग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह को शामिल नहीं करते हैं। और आज मैंने बता दिया आपको एक्सप्लेनेशन जो ऐड किया गया है, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट को भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो कहा गया इंट्रा स्टेट सप्लाई है टैक्सेबल गुड्स का, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाई है एग्जेम्प्टेड गुड्स का, बिल्कुल करेंगे। सर्विसेज में केवल एक चीज शामिल नहीं होगी, वो है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, लेकिन बाकी तो एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल गुड्स तो पूरा पूरा कवर होगा ही होगा। टैक्सेबल सर्विस कवर होगी, एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी कवर होंगी, केवल एक सर्विस कवर नहीं होगी, वो हो गया इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी। लास्ट क्या बोला है, कहता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ओके, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, नॉट टू इंक्लूड फॉर योर एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर में आप इसको शामिल नहीं करेंगे। तो शामिल किसको करेंगे, इनको। कितना हुआ,
सर अगर सारी चीजें ऐड की जाएं तो 138 लैक्स आ रहा है। ओके, तो 138 लैक्स का है तो क्या हम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं? कहा गया अगर ये पिछले साल का 150 लैक्स तक है तो यस, आप इस साल जा सकते हैं कंपोजिशन में, बशर्ते इस साल जो आपका सर्विसेज हैं वो मैक्सिमम आप जो दे सकते हैं वो है 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक हो, बताया था मैंने आपको। तो चलो इसको भी अब चेक कर लेते हैं। एक तो कंफर्म हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर यस वी कैन गो विद द कंपोजिशन स्कीम इन दिस ईयर, बट यस अगेन वी हैव टू चेक अ सिंगल पॉइंट, वेदर द सर्विसेज आर विद इन लिमिट और बियॉन्ड लिमिट। तो टोटल सर्विसेज कितनी है जरा देखें। तो सर्विसेज के बारे में कहता है ये है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सर्विसेज, कितनी है? 8 लाख। तो टोटल सर्विसेज हमारी हैं 8 लाख और टर्नओवर है 138, ये सब मिलाकर, ठीक है ना। 138 पर 8 लाख है तो 100 पर कितना होगा जरा देखा जाए। यह है 5.79% और हमने कहा था कि 10% तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है? या फिर 5 लाख। टोटल कितना है? 8 लाख, जो दोनों में से ज्यादा हो। तो 5.79% और 8 लाख, तो 5.79 कितना है? सॉरी 5 लाख, जो दोनों में से ज्यादा हो। तो 5.79% आपका 8 लाख है और 5 लाख है। यस, हम लोग टोटल जो सर्विसेज दे सकते थे ना इसके 10% तक दे सकते थे, यानी 13,80,000 तक दे सकते थे, जबकि हमने टोटल सर्विसेज दी कितनी? केवल 8 लाख की, विच इज विद इन द लिमिट। तो हम उसके ऊपर तो गए ही नहीं, 10% के ऊपर गए ही नहीं। यस, the SSC or the taxpayer or the registered person can opt your composition scheme in this year। तो देखें क्या लिखा है, आपका टर्नओवर है 138, सर्विसेज की बात करें जो कि कहता है 8 लाख का है, परसेंटेज में देखेंगे तो वो आता है 5.8%, और जबकि हमें मैक्सिमम लिमिट मिली हुई है 138 का 10%, यानी 13,80,000 तक हम दे सकते हैं, जबकि एक्चुअल में हम दे रहे हैं 8 लाख और 13,80,000 या 5 लाख, जो दोनों में से अधिक हो। तो हम लोग 13,80,000 तक दे सकते हैं, हम लोग दे रहे हैं 8 लाख। यस, द रजिस्टर्ड पर्सन कैन गो विद द कंपोजिशन स्कीम इन दिस ईयर। सारी कंडीशन उसने फुलफिल की हैं। मुझे दोबारा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझा दिया, नीचे आंसर दिया हुआ है नोट्स में, ठीक है। नहीं तो पता चला आधा टाइम तो मेरा नोट्स बनाने में ही आपके लिए मतलब इस तरह से चला जाएगा। तो instead of going through each and everything detail in writing, it is your duty to do it with yourself. I am just going to make you understand each and every point, okay? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, कर लेंगे अब आप लोग। आंसर आराम से दिया, पूरा डिटेल में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Messrs X Limited, being a manufacturer of laptop, has 5 factories in Chennai, Tamil Nadu, Salem, Tamil Nadu, Coimbatore, Tamil Nadu, Madurai, Tamil Nadu. All are in Tamil Nadu. तो अगर एक मैन्युफैक्चरर है लैपटॉप का, उसके 5 यूनिट्स हैं और पांचों फैक्ट्रीज जो हैं वो तमिलनाडु में। चेन्नई में कहता है, चेन्नई के लिए है इतना सेल, ओके, प्रीवियस ईयर टर्नओवर, और इसमें जीएसटी भी शामिल है। सोचो, जीएसटी भी शामिल है। सलेम ये टोटल इतना है, तो कहा गया 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अरे भाई जीएसटी तो हटाओ, मैंने कहा था एग्रीगेट टर्नओवर डजंट इंक्लूड आरसीएम और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो जीएसटी हटाओ। 151.51, इसमें जीएसटी 18 है, तो 100 की वैल्यू अलग कर लो तो पता चल जाएगा इसमें आपका कितना टर्नओवर है। ये आया 128.39। ओड़े ओड़े ओड़े, कर सकते हैं भाई। 1 करोड़ 50 लाख से कम का है, 150 लाख से कम का टर्नओवर है, तो इसका मतलब इस साल हम कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। आ तो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। Y Limited, being a trader of laptop, has 2 units in Chennai and in Mumbai. तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र प्लेस है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का इतना इतना टर्नओवर है दोनों स्टेट्स में। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है, तो टोटल मिलाकर देखा जाए
तो 64 लाख का टर्नओवर है। सेम पैन नंबर के बेसिस पर जितना भी टर्नओवर होता है सारे स्टेट्स का उसको जोड़ते हैं तो पता चलता है इसका टोटल टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 64 लाख है, जीएसटी हटाकर, तो बल्ले बल्ले है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सारे स्टेट्स, भाई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। इसके 5 अलग यूनिट्स हैं। मान लेते हैं चेन्नई से तमिलनाडु में ही ये सप्लाई करता है और मुंबई से ये महाराष्ट्र में ही सप्लाई करता है। ये मानते हुए हमको आगे चलना पड़ेगा बिकॉज नो एनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू अस। तो 64 लाख का टर्नओवर है, 2 अलग अलग स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, सबको पैन नंबर से सेम पैन नंबर पे जो भी टर्नओवर होगा उसको हम क्लब कर लेते हैं, और साथ ही साथ इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, नो एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू रिगार्डिंग दिस, तो हम उसको स्किप कर देते हैं। है ही नहीं इंटर स्टेट सप्लाई। मान लेते हैं मुंबई का महाराष्ट्र में ही सेल होता है और चेन्नई का तमिलनाडु में ही सेल होता है, तो हाँ कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। कहता है कि क्या वो चेन्नई के लिए कंपोजिशन और मुंबई के लिए वो नॉर्मल स्कीम में जा सकता है? ठेंगा आपको ना, आपको तो लगता है ऐसा वैसा सपना, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप यहाँ तो पूरी तरह से सेम पैन पर कंपोजिशन पे रहेंगे, यहाँ तो पूरी तरह से नॉर्मल रहेंगे। एक स्टेट के लिए कंपोजिशन और एक स्टेट के लिए नॉर्मल में नहीं जा सकते। अगर आप किसी एक स्टेट के लिए कंपोजिशन को ऑप्ट करेंगे तो बाकी स्टेट्स में भी ऑटोमेटिकली आप कंपोजिशन में चले जाएंगे। नीड टू गिव सेपरेट इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम इन ईच स्टेट। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी अभी बदला ना, एक स्टेट में अगर आप कंपोजिशन जाएंगे ऑटोमेटिकली इट विल बी स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स एंड यू विल बी registered automatically under the composition scheme and you have to comply all those things। तो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ये सारी तीन चीजें बता दी आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, X and company sells electrical cables, motor and bias company also undertake the repair of switches, motor sets। दो काम करता है, सप्लाई का भी काम करता है और रिपेयर यानी कि सर्विसेज का भी काम करता है। पिछले साल उसका 59 लाख का सेल है और रिपेयर का 1 लाख है। क्या वो कंपोजिशन इस साल ले सकता है? तो टोटल टर्नओवर उसका 60 है, तो कंपोजिशन में प्रीसीडिंग ईयर में टोटल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 60 है, तो हाँ इस साल जा सकता है, लेकिन सर्विस भी है। टोटल टर्नओवर 60 है और सर्विस है 1, तो 100 पर कितना यानी परसेंटेज निकल आएगा? दैट कम्स आउट टू 1.67%। जी, ये 10% से कम है, ये 6 लाख तक की सर्विसेज दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं। 60 लाख का 10% सर्विसेज दे सकता था, 6 लाख तक की सर्विसेज अलाउ थी, तो यहां पर ये कंपोजिशन में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.67 जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, Mr. A is a paper merchant, owned 5,000 square feet shop at Chennai. Mr. A offered extra space available in the shop to a supplier to put their advertisement। अब भाई मेरा एक शॉप है जहां से मैं सामान की बिक्री करता हूं, ऊपर एक एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो भाई रेंट पर दे देते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। टर्नओवर उसके पिछले साल में गुड्स का 20 लाख था और एडवर्टीजमेंट का 2 लाख था, तो गुड्स का टर्नओवर 20 लाख था और जो एडवर्टीजमेंट का टर्नओवर था वो 2 लाख था, यही तो दिया है। अब टोटल टर्नओवर इसका 22 लाख हो गया। हाँ, पिछले साल ये 1.5 करोड़ से अंदर है तो जा सकता है, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो ये आ जाएगा 10% से कम होना चाहिए ना, 2 डिवाइडेड बाई 22, ये आ रहा है 9.09। यस, he can opt the composition scheme in this year। yes sir। चलें आगे, हो गया भाई, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, होटल किंग लिमिटेड, provider of restaurant services in Delhi, they also serve beer, whiskey and so on। turnover in the previous year is 670-67। भैया एक बात बताओ, अगर आप केवल रेस्टोरेंट होते ना, यस you were free to go with the composition scheme, but now you are serving non GST items। तो हमने आपको बताया था कंपोजिशन स्कीम किसको नहीं मिल सकती, मैंने ये सारी चीजें बताई थी, डिटेल में पॉइंट लिस्ट करवाए थे। उसमें यह भी बताया था कि नॉन जीएसटी सप्लाईज अगर वो करता है तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। अगर कोई बंदा जो रजिस्टर्ड है और नॉन जीएसटी सप्लाईज करता है तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। तो ये चूंकि बियर वगैरह दे रहा है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, इसलिए वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। भाई टर्नओवर उसका कम ही क्यों ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, Mr. C of Chennai is a retailer dealing with cell phone। He supplies goods to the person located at Chennai and पुडुचेरी। तो 2 अलग अलग जगहों पर वो सप्लाई करता है सामान, तमिलनाडु में भी और पुडुचेरी में भी। उसका टर्नओवर 45 लाख है, क्या वो कंपोजिशन में जा सकता है? ठेंगा, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो ये जब भी सामान सप्लाई करता है
चेन्नई में भी करता है और पुडुचेरी में भी करता है, यानी कि एक स्टेट, दो स्टेट में अलग अलग सप्लाई करता है, कहीं भी रजिस्टर्ड हो। ये तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है और वो चेन्नई यानी तमिलनाडु में भी सामान बेचता है और पुडुचेरी में भी बेचता है, इसका मतलब इंटरस्टेट सप्लाई में ये इन्वॉल्व है। तो अगर इस साल वो कसम खा करके बैठ जाता है कि मैं इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करूंगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करने के लिए बोलता है यस इन द करंट ईयर ही कैन गो विद द कंपोजिशन स्कीम, लेकिन अगर क्वेश्चन की जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो पिछले साल भी इंटरस्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व था, इस साल भी वो इंटरस्टेट सप्लाई करेगा ही करेगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, क्योंकि लिखा है ही सप्लाइज, वो करता है एंड ही विल डू दैट अगेन। चलिए, तो इसका मतलब ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। पीटर इंग्लैंड इज अ ट्रेडर हु सेल्स रेडीमेड क्लोथ्स ऑनलाइन। ओके, तो एक पीटर इंग्लैंड इज अ ट्रेडर जो ऑनलाइन सामान बेचता है, कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 12 lakhs इन द प्रीवियस ईयर। पीटर इंग्लैंड सप्लाई गुड्स फ्रॉम देयर आउटलेट्स, अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज 21 lakhs। एक बात बताओ, क्या वो कंपोजिशन में जा सकता है? अगर कोई ई कॉमर्स फैसिलिटीज में इन्वॉल्व है, अगर कोई ई कॉमर्स के थ्रू सामान सप्लाई करता है, तो वो भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब इट टू यू, द इनएलिजिबिलिटी ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, कि अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस करते हैं तो आप वहां पर नॉर्मल स्कीम में ही जाएंगे, कंपोजिशन में नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 9, Hot Breads Private Limited is the supplier of bakery product registered in the current financial year. Okay. 1 अक्टूबर से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टोटल टैक्सेबल 88 lakhs, यानी 17-18 में टोटल टर्नओवर उसकी 88 lakhs है। तो 18-19 में वो क्या कंपोजिशन में जा सकता है? हाँ भाई, पिछले साल 1.5 करोड़ से कम है, तो इस साल वो कंपोजिशन में जा सकता है। कंपनी इज एलिजिबल, यस। इफ सो कंपनी वांट्स टू पे टैक्स 1% बीइंग अ ट्रेडर। हाँ, जबकि डिप्टी कमिश्नर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, उसको 5% जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि वो रेस्टोरेंट सर्विस में आता है। अरे भैया, वो बेकरी की सेल करता है, क्या बात कर रहे हो कमिश्नर साहब? वो बेकरी में रजिस्टर्ड है, रेस्टोरेंट में कहां रजिस्टर्ड है? रेस्टोरेंट तो प्योर सर्विस होता है और ये तो सप्लाई का काम कर रहा है बेकरी वगैरह को। तो बेकरी का काम अलग होता है, रेस्टोरेंट का काम अलग होता है, दोनों को आप क्लब क्यों कर रहे हो? यहां पर इसको गलत बोल रहा है, 5% नहीं देना जीएसटी, उसको 1% ही देना है कंपोजिशन स्कीम में। इज इट क्लियर? डिपार्टमेंट सही नहीं है। चलो, कहता है प्रेम इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म एंड ऑल्सो फैंसी स्टोर, यानी वो फैंसी स्टोर भी है उसके पास और कंसल्टेंसी भी देता है, यानी कि सर्विस का भी काम है। उसने सेम पैन नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। टर्नओवर ऑफ द फैक्ट्री शू फैंसी स्टोर इज 65 lakh and receipt of the consultancy firm is 10 lakh in the preceding financial year. You are required to provide. Is Prem eligible for composition? ना बाबा ना। पूछो क्यों? टोटल 75 लाख है, जिसमें 10 लाख की तो वो सर्विसेज दे रहा है, तो देखो ना कितना परसेंटेज है। ये 13.33% है, विच इज बियॉन्ड 10% ऑफ द नॉर्मल सप्लाई। नहीं जा सकता ना। ये अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, उसके बारे में अभी चुप हूं, बिल्कुल मैं चुप रहूंगा। अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है 6% वाले में, लेकिन फिलहाल छोड़ देते हैं। ये कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता, नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। ठीक, चलिए, ये तो हो गया। Whether it is possible for Prem to opt composition only for fancy store? ना बाबा ना। सेम पैन पर या तो पूरी तरह कंपोजिशन में जाएगा या तो वो कंपोजिशन में नहीं रहेगा। Not eligible only for fancy store. If Prem is running a restaurant with turnover of 65 instead of consultancy, तो वो रेस्टोरेंट भी चलाता है और फैंसी स्टोर भी चलाता है। पिछले साल इसका टर्नओवर इतना था और इसका इतना है 65। अब कंसल्टेंसी हटा दो, क्या वो कंपोजिशन में जा सकता है? हाँ भाई हाँ, कंपोजिशन में तो स्पेशली रेस्टोरेंट को शामिल किया गया है ना, तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो रेस्टोरेंट की सर्विस में जा सकता है क्योंकि स्टिल इट इज बिलो 150 lakhs। इज इट ओके ना? वो जा सकता है कंपोजिशन में इस साल, क्योंकि कंसल्टेंसी फर्म नहीं है। ABC and company made the following supplies during the month of October: restaurant, mobile and textile manufacturing। हाँ,
जा सकता है। कंपोजिशन दिक्कत क्या है इसमें? सर्विस है, रेस्टोरेंट है और सेल का काम है, सेल का काम है और रेस्टोरेंट है, जा सकता है। रेस्टोरेंट और मोबाइल थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर, भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू काम करोगे ना तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते, तो किसी में नहीं जा सकते आप। वही बता दिया कितना आप करोगे। If a person is liable to be registered on 11/20/2020 and he has applied for registration 17th, तो 6 दिन के अंदर, जबकि आपको कहा गया अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अगर आप नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होते हो, लाइबल हो जाते हो, तो विद इन 30 डेज आपको अपना करवाना पड़ेगा। यानी उस अगर एक बंदा है, मान लो आज तक उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ा, 11 तारीख तक तो ठीक था, लेकिन 11 तारीख को उसकी सप्लाई बढ़ गई, वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, अब उसको रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर कराना है। उसने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, देखो ना 6 दिन के अंदर उसने अप्लाई कर दिया, और अगर सारी चीजें ठीक हैं और उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो मान लिया जाएगा अगर उसने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन, लाइबिलिटी के 30 दिन के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो 11 तारीख को ही उसका माना जाएगा रजिस्ट्रेशन, जिस दिन वो लाइबल हुआ था। क्योंकि जिस दिन लाइबल उसके 30 दिन के अंदर उसको अप्लाई करना था, उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन उसने अप्लाई किया था, जिस दिन उसने अप्लाई किया था, या कह सकते हैं जिस दिन उसने लाइबल हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी को हम मान लेंगे उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जो पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं ना, ये हम लोग आगे जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा उधर डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा उधर डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। केवल इतना समझ लीजिए कि एक बंदे को अभी तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल टच नहीं किया था, वो बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहा था, तो इट वॉज नो ऑफ नो यूज टू गो विद द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और कंप्लाई द रजिस्ट्रेशन सिस्टम। वो किनारे था, रजिस्टर्ड था ही नहीं। 11 तारीख को, 11 जनवरी को वो रजिस्टर्ड होने लायक हो गया, लाइबिलिटी जनरेट हो गई, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया था। उसको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना था, उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, देखें 6 दिन के अंदर, तो कहा गया उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब मिला हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लिया जाएगा कि उसने 11 जनवरी को ही अप्लाई, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया था, ये मान करके चलेंगे। इज इट क्लियर? तो 11 तारीख से ही उसका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं किया, तो जिस दिन उसको एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो उसकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी। मैं फिर बोलता हूं, उसने 30 दिन के अंदर कर दिया, तो जिस दिन उसका लायबिलिटी अराइज हुआ था 11 तारीख, तो 11 तारीख। अगर उसने 30 दिन के अंदर अपनी लायबिलिटी अराइज होने के अंदर नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई, तो जिस दिन उसको एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, वही उसकी इफेक्टिव डेट होगी रजिस्ट्रेशन की। तो यहां पर अगला क्वेश्चन ये है, 1 फरवरी को लाइबल हुआ था और उसने मार्च में अप्लाई किया, 17 मार्च, बियॉन्ड 1 मंथ, और उसको एक्चुअल में डेट कौन सी मिली है रजिस्ट्रेशन? 20 मार्च को। तो ये 20 मार्च विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आगे चलकर देखेंगे, दोबारा देखेंगे, चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 14, एक सप्लायर है, वो टर्नओवर अपना बता रहा है प्रीवियस ईयर का, रेस्टोरेंट का 90 और इंटरेस्ट है 20, भैया तो 20 हटा दो, वो एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं होता। हाँ हो जाएगा, वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो उसको हटा ही दे रहे हैं, बार बार मैंने शुरू में आते ही यही तो पॉइंट बताया। क्वेश्चन नंबर 15, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में हमारे 5 क्वेश्चन और बचेंगे, वो डन 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 डनाडन हो जाएंगे। मिस्टर सी है, चेन्नई का, रन करता है वो किराना बिजनेस, वो फर्निश करता है डिटेल, प्रीवियस ईयर का व्हीट एंड राइस एग्जेम्प्ट है, ले लो, पैक्ड प्रोडक्ट टैक्सेबल है, ले लो, 88 लाख, रेंट फ्रॉम कॉमर्शियल ले लो, रेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल ले लो। यानी प्रीवियस ईयर में टोटल मिलाकर उसका टर्नओवर कितना था जरा देखो, 100 लाख। कितना था प्रीवियस ईयर में? अच्छा, प्रीवियस ईयर में 10% से ज्यादा की सर्विसेज भी नहीं होनी चाहिए, 10% ऑफ 5 लाख विच एवर इज हायर। तो इसका टोटल सर्विस कितना है जरा देखो, तो 12 लाख है, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी 12% हो गया। ओ उड़ी बाबा, ये सर्विसेज जरा मोर देन 10% है, वो इस साल नहीं आ पाएगा कंपोजिशन में ना जी। अगर ऐसा है तो उसकी जीएसटी बताओ कंपोजिशन, भैया जब कंपोजिशन में आ नहीं रहा इस साल, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन होगा, कंपोजिशन कहाँ मिल पाएगी इसको, कंपोजिशन इसको नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? बस हो गया, सो सिंपल। आपको ना सारे क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। सोचिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, लंबे चौड़े हैं, आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, वो भी आधे घंटे के अंदर हो जाएंगे।
लेकिन हाँ, इन कंसेप्ट को आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखें। नेक्स्ट सेशन आपका लास्ट होगा कंपोजिशन से रिलेटेड। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। याद रखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उनको रिवाइज करके आप बैठेंगे, हड़बड़ी में काम नहीं करेंगे। थैंक यू।